आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज मेरे जन्मदिन के नोएडा के जितने हमारे मीडिया के बंधु हैं सब आए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी जिस तरीके से भाजपा का आज प्रदेश अध्यक्ष, देखिए ये तो एक जीती बाजी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाजी तो हार चुके हैं। जब पीडीए का नारा आज कई वर्षों से माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलंद किया और पीडीए के विचारधारा को लेके हम लोगों ने पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा और उस नारे को लेकर के हमें सफलता दे दी। पीडीए वर्ग पूरे हमारे हमने 37 सीटें प्राप्त की और आज उसकी काट के लिए लोग अब भागे भागे घूम रहे हैं कि इसको बनाए। मेरे हिसाब से पीडीए में समाजवादी पार्टी ने बढ़त प्राप्त कर ली है। अब उसको काटने का कोई गुंजाइश भाजपा के पास है। केशव मौर्य बार बार दिल्ली जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको साइडलाइन क्या लगता है? अब दरअसल बीजेपी के अंदर लड़ाई है, अंदरूनी कितने खेमे हैं, अब इस बात को हमसे ज्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं। इतना मैं आपसे जरूर खुल के कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अंतर्द्वंद से ग्रस्त और अंतर्द्वंद में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को गिराने की बड़ी तेजी से काम कर रही है। और आप सब भी समझ रहे होंगे कि पंकज चौधरी जी क्यों बनाए गए। गिराने की तस्दीक को नहीं बीजेपी में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। अब कौन नीचा जाएगा, और हम तो हमारा आकलन ये है कि लोग नीचे नहीं जाएंगे, बीजेपी नीचे जाएगी। एक लोग कह रहे हैं कि पंकज चौधरी मंत्र नहीं साधा करते, दोनों विरोधी माने जाते हैं। वैसे में दिल्ली में दोनों पूर्वांचल के हैं। देखिए जो बात मैं नहीं कहना चाहता उस बात को आपने कह दिया कि दोनों पूर्वांचल के हैं, एक ही दोनों का कार्य क्षेत्र है और उस कार्य क्षेत्र में किसको हल्का किया जाए, किसको भारी किया जाए। शायद आपको याद हो जब मोदी जी गोरखपुर आए बिना कार्यक्रम के पंकज चौधरी के घर, अर्थ क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, अब चूंकि मुख्य मुद्दा चुनाव का, मैंने हमेशा चुनाव विकास किया और चुनाव ही नहीं, मैं चीज स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का लक्ष्य ही विकास रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ दिन के लिए विकास नेपथ्य में चला गया, नए मुद्दों की वजह से, धार्मिक बंटवारे की वजह से, वैमनस्यता की वजह से ये मुद्दे पीछे गए, मैं मानता हूँ, कोई बुरा है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है और मैं ये भी चुनाव, मैं आपको बता दूं, मैं ये भी चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर ही लड़ू। मैंने इस क्षेत्र के विकास अपने समय में ही नहीं, अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी के समय में एक सपना देखा। सपना ही नहीं देखा था, मैंने सत्य देखा था। आगरा की भयावह बाढ़, एक फसल का न होना, पूरे क्षेत्र को का एक फसल पर जीना, पुलों का न होना, सड़कों का न होना, शिक्षा का न होना, बिजली का न होना, विकास का न होना, इन चीजों को मैंने जब आंख खोली है, क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार, अगर जनता आपको मौका दे चुनाव, कभी आपने सुना इस पर कोई प्रतिक्रिया? जब कोई गंदी मानसिकता से आप काम करोगे, अब ये बदला हुआ भारत है, जैसा कि हमारे साथी कहते हैं कि बदला हुआ भारत, नया भारत। तो नया भारत अब आपकी कुमंशा को, आपकी गंदी मंशा को पहचानता, इसलिए छटपटाहट है। और आज की स्थिति जो है, मैं आपको बता दूं, प्रथम दिन से मैं SIR में लगा हूं। एक BLA हमारा अपने गांव में लगा है और जो एक खेल हम लोगों के साथ खेला गया था, वो खेल था नो मैपिंग का। नो मैपिंग को हम लोगों ने पकड़ा। जिला प्रशासन अध्यक्ष जी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी की बैठक में मैंने इस मुद्दे को उठाया था
कि नो मैपिंग के जिले के आंकड़े को मत देखिए, नो मैपिंग में आप बूथ के आंकड़े को देखिए और फिर देखिए वो पोलिंगें जहाँ समाजवादी पार्टी के वोटों की बाहुल्यता है, वो पोलिंगें जहाँ समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में पोलिंग जीती थी, नो मैपिंग वहीं ज़्यादा है। हमने जिला प्रशासन पर दबाव बनाया, जिला प्रशासन से अनुरोध किया और कहा कि हमको बूथवार नो मैपिंग की सूचना चाहिए। हमें बूथवार नो मैपिंग की सूचना हुई। मैं प्रत्येक दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के 11 बजे बैठ करके समीक्षा करता हूँ और एक सूची बना करके उसी दिन जितने नो मैपिंग की पोलिंगें हैं सबके बीएलए से बात करता हूँ, मैं दौरा करता हूँ वहाँ जाकर। तो मंत्री जी, मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो घुसपैठिया खोज रहे हैं। अगर भारत तीसरी शक्ति है तो 175-76 नंबर पर होगा पर कैपिटा इनकम, यहाँ विश्व में 172वें नंबर पर हो। घुसपैठिया खोज कैसे बनेगी तीसरी अर्थव्यवस्था? घुसपैठिया खोजा नहीं जा रहा, घुसपैठिया खोजेंगे ये बंगाल के चुनाव तक। नहीं, यूपी में खोज रहे हैं। नहीं, बंगाल के चुनाव तक, बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद फिर यूपी, आसाम में खोजा जाएगा, फिर यूपी में खोजा जाएगा। जहां जहां चुनाव जाएगा वहां वहां घुसपैठिया खोजे जाएंगे। और एक मांग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस संसद में की है कि आगामी चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्र से होना चाहिए। मैं इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं और आयोग से लेके सारी संस्थाओं से मांग करता हूं जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी है कि ये चीजें पूरी तरह से मतपत्र से वोट हो। अरे हम मतपत्र में 700 में 670 वोट पाते हैं। मतपत्रों की गणना आप कर लीजिए, जितने मतपत्र की गणना होती है हर जगह चुनाव, हमने हरियाणा में मतपत्र से चुनाव जीता, हमने महाराष्ट्र में मतपत्रों से चुनाव जीता, हमने छत्तीसगढ़ में मतपत्रों से चुनाव जीता। लेकिन जब ईवीएम खुलती है तो हम ढूंढे ही नहीं मिलते। आप एक बार मतपत्र से चुनाव करा लीजिए, जनता के सही नब्ज का पता लग जाएगा। राहुल सिंह चौहान की सक्रियता कनगंज विधानसभा में इन दिनों बहुत है, कैसा देखते हैं इसे? विधानसभा ये सबको स्वतंत्रता है कि अपने क्षेत्र में रहने की, आने की, जाने की। राहुल सिंह चौहान जी भी यहाँ उदय हुए हैं, पहले तो उनको कोई नहीं जानता था और उनको पूरा अधिकार है सक्रिय रहने का। और अब आगे आगे देखिए होता है। अभी उन्होंने मंत्री जी, हर साल 2 लाख भारतीय यहाँ से छोड़ रहे हैं। आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। सरयू नदी का पहले आप उद्गम देखिए कहाँ से है। सरयू नदी का उद्गम उस बांध से कहीं प्रभावित नहीं हो रहा। जो सरयू नदी है, पस्का में तो सिर्फ तालाब बनकर रह गई। सुन तो लीजिए, वो सरयू नदी नहीं थी, घाघरा नदी थी। जो पस्का की बात आप कर रहे हो, क्योंकि सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं विभाग का मंत्री, सरयू का उद्गम सरयू से, बहराइच से हुआ। घाघरा का उद्गम नेपाल से हुआ। घाघरा का फ्लो अलग से जाता है, सरयू का फ्लो अलग से जाता है। दोनों में फर्क है। बस फर्क ये है कि गलत ढंग से उसको ट्रीट किया गया। आज भी सरयू में, घाघरा में तो मैंने भाई जितने स्नान घाट बने, चाहे सरयू घाट पे बना हो, चाहे भौरीगंज पे बना हो, चाहे पस्का पे बना हो, मेरे अलावा किसे बनवाया, चाहे मृतदाह स्थल रहा हो, चाहे स्नान गृह रहा हो, सब मैंने बनवाया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि वो वहां जा नहीं सकते। अगर आपकी सरकार 2027 में आती है तो पस्का और जो राजापुर तुलसीधाम है इसको जन्मस्थली आप घोषित करवाएंगे? जन्मस्थली को घोषित करने का पूरा प्रयास मैंने किया था और काफी कुछ नजदीक हम लोग पहुंच गए थे। और मेरा पूरा प्रयास है हर वो चीज जिससे कनगंज विधानसभा क्षेत्र की गरिमा आगे बढ़े, उस गरिमा को हम स्थापित कर सकें, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और मेरा छोटा लक्ष्य नहीं है। 2027 का चुनाव यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए लड़ूंगा। 2027 का चुनाव मैं इस क्षेत्र को भूमाफियाओं के मुंह से छीनने के लिए लड़ूंगा। क्या परसपुर का तालाब, बेलई नाले का तालाब किसी प्राकृतिक उससे नष्ट हुआ है? भूमाफियों ने नष्ट किया।
जहाँ परसपुर का पानी जाता था आज वहाँ कॉलोनी बनी है। जहाँ बेलई नाला बहता था 17 गांव का पानी जाता था, वहाँ आज कॉलोनी बनी है। भूमाफियों ने कब्जा किया। एक एक चीज छूटेगी और करणगंज पुनः अपने उसी गरिमा को वापस करेगा। करणगंज की का एहसान मेरे ऊपर है। करणगंज विधानसभा की वजह से मैं 28 देशों में गया हूँ। इस क्षेत्र ने जब मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझे 28 देशों में भेजा था। चाहे जनेश्वर मिश्र पार्क के निर्माण की योजना नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे हाइट पार्क भेजा था, मैं हाइट पार्क का पूरा वहाँ से लेके आया था। और चाहे आपके पेरिस की बात रही हो, जो रिवर फ्रंट बना है, हर सोच के हमारा नेता बड़ा अग्रसोची है। अखिलेश यादव जी बड़े अग्रसोची है। लखनऊ का जो रिवर फ्रंट बना था उसका बेस था पेरिस। पेरिस में एक तरफ बीच में साइन नदी बहती है, एक तरफ नया पेरिस है, एक तरफ पुराना पेरिस है। एक तरफ बुद्धिजीवी वर्ग, पेंटर, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, उनका निवास है। मंत्री जी, सगरौरा घाट जो है अपने यहाँ का पौराणिक स्थल है, काफी दिन पहले हम ये क्या वजह है? देखिए एक चीज बताएं, भारत में जो वैमनस्यता बढ़ रही है, जो कटुता बढ़ रही है, यहाँ की जो चीजें, आप पोल्यूशन की बात क्यों नहीं करते? आप पोल्यूशन की बात कीजिए ना। आप दिल्ली में रह के देखिए, आप गुड़गांव में रह के देखिए, जिनको अपने बच्चों को जिंदा रखना है। अगर यही स्थिति जो मोदी जी की और रेखा गुप्ता जी की है तो आधे से ज्यादा दिल्ली भाग जाएगी। अब आप देखें, कभी भी जाड़े में दिल्ली लोग नहीं छोड़ते थे, अब जाड़े में पलायन करके लोग पहाड़ों पे जाते हैं। ये पोल्यूशन की स्थिति खराब है। और एक चीज जो अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया तो जी, कि प्रत्येक वर्ष भारतीय देश छोड़ के जा रहे हैं। देश ही छोड़ के भारतीय नहीं जा रहे हैं। देश में जो भारतीयों ने और विदेशियों ने पूंजी निवेश किया था वो बहुत तेजी से आपके देश से बाहर जा रहा है। वो क्यों इसलिए जा रहा है कि लोग अगला भविष्य भारत का ठीक नहीं देख रहे हैं। हम बैठे हैं 2025 में, सपना हम 2047 का देख रहे हैं। तब कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? अरे हमको 2026 दिखा दीजिए, 2027 दिखा दीजिए, बेरोजगारी खत्म कर दीजिए, हमारे यहाँ पेपर लीक बंद कर दीजिए, हमारी सड़कें बनवा दीजिए, हमको उन्नत की तरफ लेके जाइए। मुद्दा तो राजनीति, देखिए राजनीति में आपको संघर्ष के दिन होते हैं, हर दल के लिए संघर्ष के दिन आते हैं। आज हमारी पार्टी के लिए भी संघर्ष के दिन है, लेकिन हम जिन नीतियों को लेके, जिन विचारों को लेके राजनीति में आए हैं, उन्हीं नीतियों विचारों को लेकर के राजनीति में आगे बढ़ेंगे, आप काम करेंगे और एक दिन अपना ये विश्वास अटल है, हाल हटा दो, डांड गिरा दो, एक दिन अवश्य आएगा किनारा। हम कुछ भी करेंगे, हम चाहे पाल हटा दें चाहे डांड गिरा, लेकिन जिस किनारे पर, जिस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं वो लक्ष्य में पहुंचेंगे। रामगोपाल हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया है और आरोप कहाँ मिला? मैं आज भी वही ढूंढ रहा हूँ। मैं तो अपना बंद हुआ मशहूर संस्थान ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी पॉलिटेक्निक ढूंढ रहा हूँ, जो महाश पातंजल के नाम पर सूचना प्रौद्योगिकी की पॉलिटेक्निक बनी थी, सामान्य पॉलिटेक्निक नहीं बनी थी, सूचना IT की पॉलिटेक्निक बनी थी। आज जो करणगंज की IT पॉलिटेक्निक, आज करणगंज का कृषि महाविद्यालय कहाँ, आज करणगंज का कृषि महाविद्यालय का वो परिक्षेत्र कहाँ जहाँ पर खेती के लिए खेती होनी थी, आज हमारी ITI कहाँ है? आज जो यहाँ बढ़ता हुआ हमारा रोज गिरता है सरयू का पुल, उसका निर्माण कहाँ होगा? घाघरा का वो पुल जिससे हम राजधानी से हर चौथे दिन कट जाते हैं, उसका निर्माण कहाँ हुआ? हम तो इसको ढूंढ रहे हैं। आप जनता को देंगे, आश्वस्त करेंगे कि बाढ़ की स्थिति खत्म होगी आप जब भी आपको मौका मिलेगा? देखिए, बाढ़ की स्थिति मैंने पूरी तरह से खत्म कर दी है। आज की बाढ़ की स्थिति यहाँ नहीं है। आज बाढ़ यहाँ अव्यवस्था की वजह से आती है। उस बंधे को इन लोगों ने पूरी तरह से लूट का अड्डा बना दिया। जो एल्गिन मिर्चरी बांध है, सकरौल भिखारीपुर बांध है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कभी ये पता आप लोगों ने लगाया
कि कलंज की जो सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिटेक्निक थी कहाँ गई, किसको दी गई, कहाँ चल रही है, कृषि महाविद्यालय के क्लासेस कहाँ चल रहे हैं, आज हमारी पॉलिटेक्निक कहाँ, ITI कहाँ चल रही है, देहरादून में बनने वाला बिजली का पावर हाउस कहाँ चला गया, सायपुर में बनने वाला बिजली का पावर हाउस कहाँ चला गया, सारी चीजें समाप्त हो गई। सरयू का पुल जिसका प्रावधान माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जब 2012 में हम लोग गवर्नमेंट में आए और 2015 में जबल रोड से लेकर के गोंडा तक का 4 लेन का निर्माण 4 फरवरी 2015 को माननीय अखिलेश यादव जी भभुआ मेरे गांव में आए थे, वही उन्होंने घोषणा की थी। 17 का चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई, सरयू का पुल चला गया, कारागंज की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई, भभुआ की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई, बागपुर की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई। अरे बदला हमसे लो, विकास रोक के कौन सा बदलाव पाओगे। अब मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। और आज मुझे एक सड़क आप बता दें, आज सबसे प्रमुख सड़क हमारे क्षेत्र की है बागपुर से लेके परसपुर होकर के और पसका जाने की, आज वो किस स्थिति में है। आज हम जब जबल रोड से बेलहारी होकर के गौरा के लिए निकलते हैं, आज उस सड़क की क्या स्थिति है, आप वहाँ चल नहीं सकते। मांझा की सारी सड़कें टूट चुकी, बहुवन बाजार मांझा भी मैं परसों गया था, उस कहीं सड़क नाम की चीज नहीं है। सरिया की सड़कें टूटी पड़ी, सकतपुर की सड़कें टूटी पड़ी, खेल तो दूसरा खेला जा रहा है। कल भाजपा 2027 ने कहा है कि जो दिग्विजय सिंह है वो समाजवादी पार्टी का ढोंग कर रहे हैं, मेरे पारिवारिक हैं, क्या कहेंगे। अब हो सकता है पारिवारिक रिश्ता हो, भाई परिवार में कौन किसका है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में दिग्विजय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव जी। 2027 जिस तरीके से SIR का सरकार करा रही है, ये देख रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर का जब आपने नाम लिया, थोड़ा राजनीति में होने के बाद में पढ़ता हूँ, मुझे याद आ गई हिटलर के का गेस्टापो, मुझे याद आ गया हिटलर का डिटेंशन सेंटर। आप अपने देश के नागरिकों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना चाहते हो, देश की सारी व्यवस्था को चौपट करने का काम ये सरकार करना चाहती है। आपने UAPA लगा करके गेस्टापो का एक प्रतिरूप स्थापित कर दिया देश में। आप चूंकि आप NRC कर नहीं पाए, आपने उसके बदले हुए स्वरूप को लाके SIR के रूप में किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को लगा दिया SIR में, और समाजवादी पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता आज SIR में लगा। और आज प्रदेश के जितने बड़े बड़े नेता हैं जिलों में SIR के लिए छटपटा रहे हैं, कहीं मंत्री दौड़ रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं, और ये दांव तो उल्टा पड़ गया है। जहाँ की 100% सीटें भाजपा जीतती थी, क्यों 32 से 35% वोट वहाँ कम हो रहे हैं। आपका गोंडा भी उदाहरण है, गोंडा विधानसभा देख लीजिए, आप कितने वोट पर कम पड़ गए। शहरी क्षेत्रों से वोटों का पलायन हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में चाहे गाजियाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, सारे बड़े शहरों में पलायन की स्थिति है। भाई शहर बनते कहाँ से? शहर बनते हैं देहातों से। देहात का व्यक्ति अपने मूल की तरफ लौट गया, शहर बिल्कुल सन्नाटे में आ गए। मंत्री जी SIR की प्रक्रिया कोई पहली बार तो होनी है, कर कहा जाए तो बार हाँ, क्या कहेंगे। नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि फैसला कोर्ट का है। कोर्ट ने अच्छा किया, बुरा किया, ये कोर्ट जाना। अच्छा, अभी मनुस्मृति एक- पढ़ के फैसला कोर्ट दे सकता है, आप मानते हैं? आप तो मंत्री रहे हैं। नहीं, देखिए पढ़ने को तो हम कुछ सब पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है उनके जजमेंट में। हाँ, बस वही मैं कहने जा रहा था जो आप पहले कह रहे। पढ़ने को तो हम कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़ना हमारा अधिकार है, एक बौद्धिक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन पढ़ने वाली चीजों को अपने फैसले में उतार देना, फैसले में उसका जिक्र कर देना, ऐसी स्थिति में, जबकि मामला कहीं सांप्रदायिक, मनुस्मृति की बात ले लीजिए, किसी स्मृति की बात ले लीजिए, पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन उस चीज को
जमीन में उतार देने के लिए आप अपने तस्वीर में क्या लिखेंगे? हम मनुष्य से प्रेरित हो गए, रात में हमने सपना देख लिया। रात में तो सपने बहुत बड़े बड़े लोग देखा, आपने सपने पर ऑर्डर कर दिया। तो सपने का आदेश सपना ही होता है। मैं आपको बता दूं, ये देश बहुत ही मजबूत है। हाँ, संघर्ष के दिन आते हैं और वो संघर्ष के दिन आज भारत के चल रहे हैं। जब से बांध बन गया इस नदी पे सरजू घाट